जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन, सीटेट, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से संबंधित सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। ठीक है, तो समझना भी है और इसका उत्तर भी दिया गया है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो भाषा अर्जन का मतलब ये होता है भाषा सीखना या ग्रहण करना, और भाषा अधिगम का मतलब होता है भाषा सीखना। ठीक है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति। भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखना और भाषा अधिगम मतलब सीखने और सिखाने की पद्धति को भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है ना, अधिगम मतलब सीखना। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भाषा अर्जन, ठीक, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, तो देखिए, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का, यानी सांकेतिक, लिखित, मौखिक। ठीक है ना, तो भाषा के विभिन्न रूपों का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है भाषा अर्जन में। क्योंकि भाषा अर्जन में अगर आप विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे तो इससे भाषा जो है जल्दी बच्चा सीख जाएगा। कभी संकेत के माध्यम से, कभी लिखित के माध्यम से, कभी मौखिक के माध्यम से, कभी चार्ट के माध्यम से। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना चाहिए, किसी एक रूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक, भाषा अर्जन यानी भाषा ग्रहण करना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, यानी भाषा तभी हम ग्रहण कर सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं जब हम प्रयास करेंगे। ठीक है, भाषा ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है कि माता पिता बौद्धिक रूप से संपन्न है या माता पिता अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत वो अंग्रेजी भाषा ही बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है, जब वो प्रयास करेगा तभी बोल पाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथा है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक, वो अपनी भाषा में परिपक्व होते हैं या अपरिपक्व होते हैं। प्रश्न ये यहाँ से बनता है। ठीक, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा में परिपक्व होते हैं या नहीं। देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा में वो परिपक्व होते हैं। ठीक है, वो अपनी बात कहने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे आते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर पाँचवा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समृद्धि भाषिक वातावरण। समृद्धि भाषिक वातावरण का मतलब ये हो गया कि वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर वातावरण में ऐसे लोग हैं जो सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, सही उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे वातावरण में रहेंगे जहाँ पे भाषा का विकास तेज़ी से होता हो, वहाँ पे भाषा विकसित हो, तो वहाँ पे भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो भाषा सीखने के लिए अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से बच्चा ज़्यादा सीखता है। किताबी भाषा के माध्यम से भाषा कम, लेकिन व्यवहारिक वातावरण के माध्यम से बालक की भाषा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, फिर देखिएगा छठवां प्रश्न है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक है। ठीक है ना, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि ताकि अर्थ को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो कौन सा पठन करना चाहिए? मौन पठन। जी हाँ, मौन पठन यानी चिंतन के माध्यम से हम किसी भी शब्द के अर्थ को बहुत ही आसानी से और उसकी गहराई तक जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर सातवां है कि सीता बचपन से ही मराठी बोल सकती है लेकिन वो कभी विद्यालय नहीं गई है। ये किसको दर्शाता है? तो ये भाषा अर्जन को दर्शाता है। ठीक है, भाषा अर्जन को दर्शाता है क्योंकि उसके माता पिता भी मराठी बोलते हैं, इसलिए वो भी मराठी बोलती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर आठवां है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। ये कथन है, ये किसका कथन है? ये नोआम चोम्स्की का है। ठीक है ना, जिन्होंने भाषा विकास या भाषा अधिग्रहण से संबंधित सिद्धांत दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि परिप्रेक्षा का उद्देश्य क्या होता है। परिप्रेक्षा यानी चारों तरफ से सवाल करना, चारों तरफ से प्रश्न पूछना, हर चीज़ का मापन करना, मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना,
वैज्ञानिकता का विकास करना, जिज्ञासा को बढ़ाना और अभिरुचि का विकास करना, ये परिपरीक्षा का उद्देश्य है। ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां है कि प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पर जो भाषा है सिखाने से क्या तात्पर्य है। ठीक, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाई जाती है उससे क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यह है ना कि भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, कि भाषा का प्रयोग कब और कहाँ पर करना है, ठीक, और कैसे करना है, इसका प्रयोग सिखाना। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लयात्मक, जिसमें सुर, लय, ठीक है, ताल हो, तो उस प्रकार की जो कविताएं बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको उनमें ज़्यादा रोचकता लगती है और आसानी से उन्हें याद भी हो जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, बच्चे भाषा सीखने के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है। बच्चे भाषा सीखने के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है, नोआम चॉम्स्की। यानी इनका ये मानना है कि जो भाषा होती है वो जन्मजात प्रक्रिया है, क्योंकि भाषिक क्षमता जो है जन्म के समय ही वो विकसित होती है। इसी के माध्यम से बालक के भाषा का विकास होता है, वातावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मानना है नोआम चॉम्स्की का। प्रश्न नंबर 13 है कि जो भाषा का विकास है ना वो समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये किसका मानना है, ये ऑरोरिन का मानना है। ऑरोरिन का मानना ये है कि भाषा का विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी समाज में यानी वातावरण में ही जैसा समाज होगा वैसे ही भाषा का विकास होगा। आप लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके भाषा का विकास तीव्र गति से होगा, और अगर आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, समाज के बीच में नहीं रहेंगे, तो आपके भाषा जो है परिपक्व नहीं हो सकती। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 है, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध, ठीक, अगर किसी चीज़ का एस्से या निबंध लिखाया जा रहा है तो मौन पठन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके अर्थ की गहनता, ठीक है ना, ये मौन पठन के ही माध्यम से हो सकता है। ठीक, किसी शब्द पर चिंतन करना होगा तभी आप एक अच्छा निबंध या उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया संभव है, कहाँ संभव है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। ऐसा नहीं है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सिर्फ भाषा शिक्षण में ही हो सकता है, तो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी भाषा शिक्षण किया जा सकता है, क्योंकि मैथ यानी गणित जो होती है उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, साइंस है उसमें भी हिंदी का प्रयोग, तो वहाँ पर भी भाषा को प्राथमिकता दे करके आप उसको विषय से जोड़ सकते हैं। ठीक, यानी विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ठीक है, अगर आप कविता शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्व किसको देंगे आप, तो कविता के भावपूर्ण पठन या रसानुभूत को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है ना, कविता में देखिए रस होता है, और रस को अगर ज़्यादा महत्व देंगे, उसके अर्थ की गहनता को महत्व देंगे, ठीक है, तो कविता शिक्षण में भावपूर्ण, ठीक है ना, सुर, लय, ताल, ये जो है और भाव से पढ़ना चाहिए। जैसे जिस रस में है, क्रोध में है, आश्चर्य में है, तो उस भाव को प्रकट करते रहिए। कविता के साथ साथ वो हाव भाव भी लाते रहिए। जहाँ हास्य है वहाँ हंसी वाला, जहाँ क्रोध है जहाँ क्रोध वाला, जहाँ प्रेम है जहाँ प्रेम वाला, और जहाँ आश्चर्य प्रकट होता है वो भाव कविता में दिखने चाहिए। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर देखिएगा, शाश्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को क्यों बोल बोल कर पढ़ाना चाहिए, या कहना चाहिए कि बोल बोल कर पढ़ो। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। ठीक है, बच्चे जब बोल बोल के पढ़ेंगे ना तो उनका जो उच्चारण है वो भी ठीक होगा, और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उनकी आवाज़ में भी तीव्रता आएगी। ठीक है ना, और उसके आवाज़ में अगर कॉन्फिडेंस आएगी तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि भाषा हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।